हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब दो अपोजिंग प्रोसेस बराबर रेट से होने लगती हैं तब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में बदलाव आना बंद हो जाता है। तो दैट सिचुएशन where the two opposing forces are balancing and the particular property which we are studying, there is no change in it, that is called as equilibrium। जैसे बच्चों मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। इस कंटेनर में हम पानी डाल रहे हैं, एक टैप खुला छोड़ दिया है एंड लेट इन दिस कंटेनर द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग और एक सर्टेन हाइट पर इसमें होल है। नाउ इनिशियली द वाटर लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट व्हेन इट रीचेस टू दिस लेवल वेयर वी हैव दिस होल, अब पानी जब डालेंगे तो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जितना भी पानी हम ऊपर से डालेंगे उतना पानी इस होल से नीचे गिर जाएगा। नाउ दिस लेवल ऑफ वाटर विल नॉट राइज आफ्टर दिस लेवल एच। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेज। यहां पर हम प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द लेवल ऑफ वाटर। whatever the water which will pour in, the same amount of water will get escape out through this hole. It means कि this level of water has achieved now equilibrium। यहां पर बच्चों मैंने एक लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। लेट दिस इज द वाटर इनसाइड, दिस वन इज द क्लोज कंटेनर, ये बर्नर है। जैसे हम हीट करते हैं, molecule of the liquid evaporates। When the number of molecule in the vapor phase increases, they also starts colloiding and by losing energy they falls back। molecule जो ऊपर जा रहे हैं liquid से vapor phase में, this is called as evaporation, and the molecules which are coming back by losing energy, that is called as condensation। इनिशियली इवेपोरेशन ज्यादा है, कंडेंसेशन कम है, मगर जैसे जैसे टाइम पास होगा, व्हेन मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर्स विल बी हैंगिंग ओवर द लिक्विड सरफेस, द कंडेंसेशन विल आल्सो इंक्रीज। सो इन द सेम वे, व्हेन दीज टू प्रोसेस गोज विद द सेम पेस, we'll say it has achieved the equilibrium। Now this one is physical equilibrium। Let us discuss about the chemical equilibrium। इस equilibrium में चाहे amount of vapors है या amount of liquid है, now it's not going to change। Let A and B react to produce C and D। ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ सकती है, ये रिवर्सिबल है। C and D also react to give back A and B। इनिशियली बच्चों A और B रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमें C और D देगा, एंड इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल देन आफ्टर सम टाइम C and D concentration increases and it can also react to give back A and B। तो यहां पर हमें तीन टाइप के चेंजेस मिल सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बट प्रोडक्ट का जो अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है दैट इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट है दैट forms the product in majority and reaction nearly reaches to completion। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि A और B बहुत कम रिएक्ट करता है, C और D की अमाउंट जो बनती है बहुत ही कम है, वेरी लिटिल अमाउंट और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो फर्स्ट केस में पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीशन में चली गई, सेकंड केस में रिएक्शन ना के बराबर हुई। बट वी विल स्टडी इक्विलिब्रियम इन दोज केसेस वेयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन कंपेरेबल अमाउंट। कुछ रिएक्टेंट हो कुछ प्रोडक्ट हो, रिएक्शन अब जब फॉरवर्ड जा रही है उतना ही रिवर्स आ रही है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि there is measurable amount of reactant and product,
and the reaction goes both the ways. Now let us discuss the equilibrium involving some physical processes. पहला हम ऑब्जर्व करते हैं जब सॉलिड और लिक्विड आपस में चेंज होते हैं और इनमें इक्विलिब्रियम आता है. For example, in this isolated adiabatic container, we have taken some pieces of ice in water और टेम्परेचर मेंटेन किया 0 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हैं 273 केल्विन और प्रेशर है 1 बार. Now at 0 degree C or 273 K, this amount of ice and the amount of water, this is going to be fixed. इसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी. जितना भी अमाउंट ऑफ आइस पिघलेगी and that will change into water, the same amount of H2 molecule from the water will adhere with this ice, and this way the amount is not going to change. So such equilibrium which is under the freezing point of this water at 1 bar pressure, where the solid and liquid phases are coexisting, they are interchanging with the same pace, and thus the amount remains the same. That is the solid liquid equilibrium. तो आप लिख सकते हैं कि when ice is taken in water in thermos flask, बेसिकली हमें एडियाबैटिक सिस्टम चाहिए जिसमें से ना तो हीट बाहर जाए ना अंदर आए. At 273 K and 1 bar pressure, then the amount of ice and water that remains constant, although it is dynamic in nature. Dynamic means जितना ice बन रही है उतना ही ice is changing into water. Now let us discuss liquid vapor equilibrium. Liquid vapor equilibrium को पहले हमने अंडरस्टैंड किया था. Let us study it experimentally. ये कंटेनर है जिसके राइट में हमने एक मैनोमीटर लगाया है. दिस इज अ ग्लास ट्यूब हैविंग मरकरी, जो कि हमें प्रेशर के बारे में बताएगी. इस कंटेनर में पहले हमने एक डिश रखी जिस डिश में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था. दिस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर. जितना भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद हम एक दूसरी डिश इसके अंदर स्लिप इन कर देंगे. दैट dish contain water. Now initially the level of mercury can be measured. Let it is balancing. The pressure on both the side is same. अब क्या होगा, जैसे ही evaporation start होगा at a certain fixed temperature. Now here we have the water vapor molecules. This is evaporation which is taking place. And now these vapors will also be striking with this mercury. और यहां पर बच्चों मरकरी का लेवल डाउन होगा, यहां मरकरी का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा. That will indicate कि the pressure of the vapors is increasing. But the evaporation and condensation both will be taking place, but initially the evaporation is more, so the amount of vapors will be increasing, and that increase in pressure can be seen by the rise of level in this mercury. तो हमें अब इक्विलिब्रियम कैसे पता लगेगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है. अमाउंट ऑफ वेपर अब कांस्टेंट हो चुकी है. When the vapor amount becomes constant, they will exert a fixed pressure, and thus the mercury level rise will stop. ये level constant हो जाएगा. This difference will be the measure of vapor pressure, and now the equilibrium is achieved. तो इस बात को लिख सकते हैं. When dish containing water is slipped in, evaporation starts and the mercury level on the right arm rises. When this level becomes constant, it means the equilibrium is achieved. At that condition, evaporation is equal to condensation. ये बच्चों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है
और अगर इसका हम टेम्परेचर राइज करें तो क्या होगा, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एंड नाउ अगेन व्हेन द इक्विलिब्रियम अचीव, there will be more mass of the vapors. How we can check it? Now the mercury level will set to some other higher energy level. इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं। नाउ बच्चों, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहां अगर हमने पानी लिया है और हम इसको हीट कर रहे हैं, the mercury level on the right limb is rising, it means the vapor pressure is increasing. हमारा जो external vapor pressure है that is 1 atmosphere, and let this manometer indicates कि at a particular temperature the vapor pressure is 0.1 atmosphere. Just increase the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। Wait till it reaches 1 atmosphere, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट विल बी द 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं तो उस केस में हम बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इफ वी कीप ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट विल वेरी, इट विल चेंज। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए ले लिया है, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर for water. When the atmospheric pressure is 1 atmosphere, then the boiling point is called as normal boiling point. इसको अगर ग्राफ से समझें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है, and let this line is the external pressure of 1 atmosphere. Now on increasing the temperature up to this mark where the vapor pressure is become equal to atmospheric pressure, so this T1 temperature is the boiling point. और अगर हम हायर अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, जहाज में जाते हैं जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, लेट नाउ द एक्सटर्नल प्रेशर इज दिस वन। तो इस केस में अब वेपर प्रेशर बढ़ाने से जब एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा, दैट टेम्परेचर विल बी समवट लोअर। नाउ दिस T2 is the temperature where the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Hence the boiling point reduces. तो बच्चों आप लिख सकते हैं, on altitudes atmospheric pressure is less, therefore at low temperature the vapor pressure becomes equal to external pressure, hence the boiling point decreases. Now let us compare the boiling point of these three: acetone, alcohol and water. तो हमने देखा इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग हैं। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा दैट विल चेंज टू वेपर फेज मोर रेडिली, और जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उसका इवेपोरेशन एट अ फिक्स टेम्परेचर विल बी कंपैरेटिवली लेसर। तो यहां हमने देखा 3 हमें ग्राफ मिले, एक का इवेपोरेशन ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। तो यहां पर बच्चों अलग अलग इवेपोरेशन का रेट दिखाया गया है। नाउ आइडेंटिफाई कौन सा हमारा एसीटोन का है, कौन सा वाटर का है। तो यहां हमने देखा कि ये जो सबसे ज्यादा जिसका वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर फिक्स है, एक का, दूसरे का और ये तीसरे का, ये ज्यादा वेपर प्रेशर जिसका है जिसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है, दैट वाज एसीटोन। तो ये फर्स्ट T1 is the boiling point of acetone, then alcohol and then water. तो जिसका इवेपोरेशन वेपर प्रेशर फिक्स टेम्परेचर पे कम था तो उसमें हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा
to increase its vapor pressure equal to atmospheric pressure. तो यहां पर बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. तो stronger the attraction, lesser evaporation, higher will be the boiling point. Now you can write, evaporation depends on intermolecular forces. Stronger the attraction, lesser will be the vapor pressure, and thus more temperature is required to make its vapor pressure equal to external pressure, and hence higher will be its boiling point. Now solid vapor equilibrium. यहां पर बच्चों मैंने सब्सटेंस लिए हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फेज में जा सकते हैं. दैट इज आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड. लेट अस डिस्कस दिस इक्विलिब्रियम टेकिंग एग्जांपल ऑफ आयोडीन. हमने डिश में आयोडीन लिया है, इसको इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया है एंड प्लग कर दिया है कॉटन से. तो जैसे ही हम इसको एक फिक्स टेम्परेचर तक लेकर जाएंगे, दिस सॉलिड आयोडीन विल इवेपोरेट. और बच्चों यहां पर वायलेट वेपर्स नजर आएंगे. वायलेट कलर हमारा धीरे धीरे इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा. और जब जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस होंगे. In that case, this intensity of the color increasing will stop. That stage is called as equilibrium stage. तो किसी भी टेम्परेचर पर जब rate of changing from solid to vapor and vapor to solid becomes equal, that is the equilibrium stage. And how we'll observe it? When the intensity of the color will stop changing. When solid iodine is heated in dish with the inverted funnel with this closed end, then the purple color slowly intensifies due to vapor formation of iodine, and then after some time it becomes constant. It means now the equilibrium is achieved.